हेलो फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? सब स्वस्थ मस्त अच्छे होंगे। तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप सब तैयारी एकदम मस्त से बढ़िया से करिए। पूरी पावर लगा दीजिए इस बार। और सितंबर में आप सब सीटेट क्वालिफाई हो जाए। और क्योंकि बार बार 1200 रुपए लगाना अच्छी बात नहीं। 1000 1200 रुपए बार बार खर्च करना पड़ता है। और रुकता कितने नंबर से? एक नंबर, दो नंबर से। यहाँ तक कि हमारे कई साथी हैं जो कि 89 पर ही रुक गए हैं। एक नंबर से रुके हुए हैं। तो भगवान से विनती है कि इस बार सभी का निकल जाए अच्छे अच्छे से। ठीक है। देखिए, कुछ नहीं, थोड़ा सा समझने का तरीका बदल दिया है सीबीएसई बोर्ड ने। जो लेवल है, लेवल थोड़ा हाई कर दिया है। जो कि एक लाइन में क्वेश्चन पूछकर आंसर उसको ले लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करता है। उतना उलझा देता है प्रश्न में कि गेम नहीं खेल पाते बच्चे उसमें। ऐसा लगेगा कि सब सही है। ऐसा ऐसा बना रहे पेपर। तो आप लोग इस तरीके की समस्या से निपटने के लिए आप तभी पास हो सकते हैं जब आपको सभी का आंसर पता होगा, सभी का मतलब पता होगा। जैसे वन लाइनर क्वेश्चन में आप लोगों को मैं ईवीएस में करवा रहा हूं अभी। अगर आपसे पूछ रहा है कि मधुबनी जिला कहाँ पे है, मधुबनी में क्या होता है, तो आप तभी जवाब दे सकते हैं जब आप उसके विषय में पढ़े होंगे तभी। ठीक है। तो इसलिए अगर आपसे पूछ दिया बाय द वे कि चित्र के लिए कौन सा जिला फेमस है, तो जब कहाँ किस राज्य में स्थित है, अगर इस तरीके को क्वेश्चन पूछेगा तो ये आप कब बता पाएंगे? जब आप अच्छे से उसे पढ़ेंगे, जब आप उसको देख कर जाएंगे तभी बता सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी चीजें पढ़ लेते हैं और छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। तो आपको मैं बता दूं, अगर आप पीआरटी 1 to 5 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बेस्ट है। और छोटी छोटी चीजों पर आप विशेष फोकस करिए। अगर आप गणित में बड़ी चीजें पढ़ रहे हैं तो पेपर में नहीं आने वाला है। बहुत छोटे छोटे कैलकुलेशन आते हैं और बहुत छोटे छोटे। अगर कक्षा 5 या 6 का बच्चा होगा तो वो भी वो सॉल्व कर सकता है। ठीक है। तो आप लोग छोटी छोटी चीजें पर विशेष फोकस करिए। मैथ के हमारे प्ले लिस्ट में 20 वीडियो क्लास, 20 क्लास हो चुके हैं। आप लोग 20 क्लास को लाइन बाय लाइन एक एक करके आप लोग देख लीजिए। 100% आपके कंटेंट के वहां से 10 नंबर तैयार हो जाएंगे, गारंटी। मैं फेंकने वाला बात नहीं करता हूं कि आप 30 में 30 मिल जाएगा। ठीक है। आप कंटेंट में 15 में 10 नंबर कहीं आपका नहीं गया है। आप आसानी से पा सकते हैं। ठीक है। शिक्षण के लिए 5 6 क्लास मैं लूंगा और 5 से 6 क्लास में आपका जो शिक्षण है गणित का वो खत्म हो जाएगा। तो आप 22 नंबर, 23 नंबर, 20 नंबर, 100% मेरी गारंटी है कि आप उतना पा जाएंगे। ठीक है। तो आप लोग तैयारी अब शुरू कर दीजिए। अगर कोई बच्चा अभी भी भटक रहा है तो अगर आपके दोस्त हैं तो आप उनको एडवाइस दे दीजिए, सलाह दे दीजिए कि भैया अब मत भटको, अब पढ़ लो। अब समय बहुत ज्यादा नहीं है आपके पास। ठीक है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ईवीएस वन लाइनर क्वेश्चन। आप लोग अपना नोट, अपनी कॉपी, कलम अपने पास फटाफट ले लीजिए। और हम एक एक चीजें नोट कर रहे हैं, उसके बाद सारी चीजें होगी। जरा पीडीएफ देना ईवीएस का और शिक्षण करने कंटेंट का वन लाइनर। कल कहाँ तक हुआ था? मधुबनी हो गया कंप्लीट? मधुबनी किस तरफ? अच्छा अच्छा, कन्नौज जिला। तो चलिए अब इसके आगे से, ठीक है। हाँ जी जी, ठीक ठीक। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। और कल जहां तक खत्म हुआ था उसी से हम आगे चलते हैं। ये देखिए, वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब आप इसे 1 से 2 बार रिवाइज कर लेंगे, 1 से 2 बार रिवाइज कर लेंगे, तो जैसे ही आपके पास ऑप्शन आएगा वैसे आपके माइंड में पुशअप होगा। तुरंत आपका ध्यान वहां पे जाएगा, नहीं ये चीज ये मैं पढ़ा था। ठीक है। तो वन लाइनर करने का मतलब यही है। मैं इसे डिटेल में एक एक बारे में लिखवा सकता हूँ, लेकिन अभी मैं आपको वन लाइनर दे रहा हूँ। आप समझिए कि 10 दिन में वन लाइनर खत्म करके उसके बाद हम डिटेल में से पढ़ाएंगे एक एक चीज। ठीक है। तो अभी आप लोग पहले एक छोटी सी नोट बनाइए 10 रुपए की कॉपी लेकर। और वन लाइनर क्वेश्चन आपको बहुत मदद देगा। अगर आप 1 2 बार दे चुके हैं सीटेट तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात यहाँ पे होगी हमारी कि गोबर और मिट्टी से जो घर को हम लिखते हैं, तो उसमें ऑप्शन देगा कि जो हम गोबर से घर को, मिट्टी को गोबर और मिट्टी लगाकर हम जो लेपन करते हैं वाल पे या फर्श पे नीचे,
कच्ची मिट्टी का जो घर होता है उसमें हम करते हैं, ठीक है, फर्श से नहीं। तो ये सुंदरता के लिए करते हैं, अच्छा लगने के लिए करते हैं, चिकनापन के लिए करते हैं, या इसमें कीड़े न लगे इसलिए करते हैं, या अच्छा लगने के लिए करते हैं। तो भैया हम बता दें आपको, यह न तो चिकना के लिए होता है अच्छा, न तो देखने के लिए, न तो सुंदर, न तो अच्छा, कोई ऑप्शन नहीं है। मिट्टी और गोबर से जो हम जमीन की लिपाई या पुताई करते हैं वाल की, इसलिए करते हैं ताकि उसमें कीड़े न लगे। दिमाग में सेट कर लीजिए, सुंदरता के लिए, चिकनाई के लिए, ये सब रामायण है, इसके बारे में मत जाइएगा। आपको लगेगा कि चिकनापन के लिए होता है, साफ अच्छा लगे, सुंदर लगे, लेकिन इसलिए उसका यूज नहीं किया जाता है। तो उसका यूज हम किस लिए करते हैं, ताकि कीड़े न लगे, ताकि कीड़े न लगे। ध्यान देना, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, यही आपके ऑप्शन में मिलेंगे, यही आपके ऑप्शन में मिलेंगे, हूबहू यही आपको ऑप्शन में मिलेंगे। तो आप अच्छे से ध्यान दीजिए, नोट करिए। नीम व कीकर की लकड़ियां दीमक से बचाने का कार्य करती हैं। किससे बचाने की? दीमक से। किस किस की? नीम और कीकर की लकड़ी। जो नीम व कीकर की लकड़ी होती है, इसमें दीमक नहीं लगते हैं, इसीलिए राजस्थान वगैरह में आप लोग देखेंगे तो झाड़ियां जो घर बनाते हैं, तो इसी के जो इसमें छुरी वगैरह बनाते हैं ना, बीच में बीम मारते हैं उसी का, तो नीम या कीकर की लकड़ी का यूज करते हैं ताकि इसमें दीमक न लगे, ठीक है। दीमक से बचाने के लिए हम नीम व कीकर की लकड़ी का प्रयोग करते हैं। आइए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ से पक्षियों के बारे में, और यहीं से हम लोग एकदम ध्यान से पढ़ेंगे। पक्षी अपने आंखों को नहीं घुमा सकते। जो पक्षियां होती हैं वे अपने आंखें नहीं घुमा सकती हैं, तो ये क्या करते हैं भैया, वे अपने गर्दनों को घुमाते हैं, ठीक है। जैसे मैना झटके में, अगर आपसे पूछे कि झटके में ऐसा कौन सा पक्षी जो झटके में अपना गर्दन घुमा सकती है, तो वह मैना है, ठीक है। और 270 डिग्री के एंगल पे कौन सा अपना पक्षी गर्दन घुमा सकता है, तो वह उल्लू है, आउल। ओके, आइए आगे देखते हैं। अभी सब पे चर्चा होगी, सारी चीजें होगी। पक्षी अपने आंखों को नहीं घुमा सकते हैं, बल्कि अपने गर्दन को ही घुमाते हैं। पक्षी अपने भैया आंखों को नहीं घुमा सकते हैं, आंखों को नहीं घुमा सकते हैं, बल्कि वे क्या करते हैं कि अपने गर्दन को ही घुमाते हैं। तो पूछेगा, जैसे आप गर्दन इधर करके आप ऐसे 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 देख सकते हो, आंखें घुमा सकते हो, लेकिन पक्षी जो है वे अपने आंखों को नहीं घुमा सकते। वे क्या करते हैं कि अपने गर्दनों को घुमाते हैं, सीधा ऐसे से गर्दन को ही घुमाकर देखते हैं पक्षी। आइए आगे चलते हैं। बाज, चील व गिद्ध, ये 3 पक्षी हैं, ध्यान देना। बाज, चील व गिद्ध हमसे 4 गुना बेहतर दिखते हैं। बाज, चील व गिद्ध हमसे 4 गुना बेहतर दिखते हैं। अच्छा, अगर बाज और चील और गिद्ध की बात हो जाए तो यह 4 गुना अधिक देखते हैं। वही मैं बात कर लूं अगर बाघ की और शेर की, तो ये हमसे 6 गुना बेहतर देखते हैं। तो एक चीज ध्यान देना, आप लोग इसी में उलझ जाते हैं कि पक्षियां 4 गुना देखती हैं कि 6 गुना देखती है ना। ऑप्शन में आपको 6 गुना भी देगा और 4 गुना भी देगा। तो मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, आप लोग इस तरीके से याद रखिएगा। जैसे पक्षी की बात करें तो पक्षी के कितने पैर होते हैं? पक्षी के 2 पैर होते हैं। पक्षी कितने पैर होते हैं? तो पक्षी के 2 पैर होते हैं। और पक्षी की आंखें कितनी होती हैं? सर 2 होती हैं। तो 2 और 2 4, 2 पैर 2 आंख, तो कितने हुए? 4। तो ये पक्षियां जो बाज और चील और गिद्ध हैं, ये हमसे 4 गुना बेहतर देखेंगे। अगर मैं यहीं पे बात कर लूं आपके बाघ की, शेर की, तो ये हमसे 6 गुना बेहतर देखते हैं। अच्छे बताओ, चाहे बाघ हो जाए चाहे शेर हो जाए, इनके कितने पैर होते हैं? तो इनके 4 पैर होते हैं, और आंखें कितनी होती है? 2। तो 4 और 2 कितना हुआ? तो 6। ये हमसे 6 गुना बेहतर देखते हैं, और बाज, गिद्ध, चील ये हमसे 4 गुना बेहतर देखते हैं। अभी हम उसे आगे नोट करेंगे। पक्षी एक समय में 2 अलग अलग चीजों पर नजर डाल सकते हैं। जो पक्षी होते हैं ये एक समय में 2 अलग अलग चीज पर नजर डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं डाल सकते हैं। पक्षियां एक ही समय में दोनों चीज पर अलग अलग नजर डाल सकते हैं। आगे देखिएगा। जब पक्षी दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं, मतलब जब पक्षी दोनों आंखों को एक ही वस्तु पर केंद्रित करते हैं, तो उन्हें चीजों की दूरी का एहसास होता है। तो उन्हें कितने दूरी पर ये वस्तु रखी हुई है, तो उन्हें दूरी का एहसास हो जाता है। तो उन्हें दूरी का एहसास हो जाता है, और उनके देखने का दायरा भी बढ़ जाता है, और उनके देखने का दायरा भी बढ़ जाता है। ठीक है, आइए आगे एक और देखते हैं। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है?
वह पक्षी है कोयल। कोयल बहुत चतुर पक्षी है। यह अपना घोंसला नहीं बनाती बल्कि कौवे के घोंसले में जाकर अंडे दे देती है और कौवा बेचारा अपना अंडा ही समझकर उसे दे देता है। ठीक है। जब बड़ा होता है अंडा फोड़ता है उसमें से बच्चा निकलता है तो उसके जो कौवा के बच्चे होंगे तो काव काव करेंगे। जब कोयल के बच्चे होगी वो कुई कुई करेगी मीठी बोली बोलेगी तब कौवा बोलेगा मेरे साथ धोखा हुआ। ठीक है। लेकिन दोनों बच्चों को दोनों दोनों को कोयल के अंडे को और अपने अंडे को दोनों को साथ में देता है। कोयल अपनी घोंसला नहीं बनाती कौवे के घोंसले में ही जाकर अंडे दे देती है। तो चलिए इतनी बातें आप लोग अच्छे से नोट करिए फिर आगे चलते हैं। सारी चीजें एक से दो बार आप रिवाइज करिएगा अच्छे से सभी बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और हम लोग बात करेंगे अभी कौवा से ही। देखिए जो कौवा होता है ना अपना घोंसला लोहे की तार। कौवे के घोंसले में कौन कौन सी वस्तु यूज इसमें प्रयोग करता है ध्यान देना। लोहे के तार लकड़ी की शाखाओं की मदद से। जो लकड़ी की शाखा है उससे और लोहे की तार उसमें होगा। कौवा बहुत चतुर प्राणी बहुत चतुर पक्षी है कौवा। कौवा जो है लोहे की तार लगाकर बनाता है ताकि उसका गिरे न बढ़िया बीम मार कर बनाता है ध्यान देना। तो कौवा अपना घोंसला लोहे की तार लकड़ी की शाखाओं की मदद से पेड़ की सबसे ऊंची डाली से सबसे ऊंची डाली बनाएगा ताकि उसका बच्चा कोई पाए ना। ठीक है। ध्यान देना। और जो कभी कभी आप लोग ध्यान देखेंगे तो बाज वगैरह अगर बाय उस पर राउंड मारते हैं तो कौवा बहुत ऊपर तक पीछा करके दौड़ाता है। ठीक है। ये बहुत चतुर पक्षी है। आइए आगे देखते हैं। कलचिड़ी पत्थरों के बीच में घोंसला बनाती है। जो कलचिड़ी पक्षी है वह पत्थरों के बीच में घोंसला बनाती है। कलचिड़ी जो पक्षी है वह पत्थरों के बीच में घोंसला बनाती है। कलचिड़ी अपना घोंसला नाजुक टहनी जड़ें और बाल रुई और घास इससे बनाती है। ध्यान देना। जो कलचड़ी पक्षी है वह अपना घोंसला नाजुक टहनी से जड़ें बाल रुई और घास इतने चीज मटेरियल मिलाकर वह अपनी घोंसला बनाती है जो कलचड़ी पक्षी होती है। कलचिड़ी को ही इंडियन रॉबिन कहते हैं। कलचिड़ी को ही इंडियन रॉबिन कहते हैं। ध्यान देना। इंडियन रॉबिन कलचिड़ी पक्षी को ही कहते हैं। जो फाख्ता पक्षी है उसे डल भी कहते हैं। फाख्ता पक्षी को डल भी कहा जाता है। जो फाख्ता पक्षी होती है वो उसे डल भी कहते हैं। फाख्ता अपना घोंसला नागफनी के पेड़ जो नागफनी होते हैं ना उसी के बीच में जाकर मतलब ये भी चतुर पक्षी है ताकि इसके कोई नुकसान न पहुंचा पाए इसके बच्चे को अंडे को। ठीक है। नागफनी होता है ना बड़ा बड़ा होता है उसमें कांटे होते हैं उसी के बीच में जाकर ये अपना अंडा देगा। कटीली झाड़ी अगर जहाँ कटीली झाड़ी होगी बहुत कांटे वाले झाड़ियां होंगी उसमें जाकर ये बच्चा देगा। और मेहंदी के पेड़ में ये अपने घोंसले बनाती हैं। कौन फाख्ता पक्षी। ठीक है। गौरैया अपना घोंसला कहीं भी बनाते हैं। जो गौरैया है वह अपना घोंसला कहीं भी बना सकता है। जैसे कहां कहां बना सकता है ध्यान देना। गौरैया अपना घोंसला आसपास जैसे अलमारी के ऊपर बनाएगा। कहाँ बनाएगा घर में जो अलमारी है उसके ऊपर बना लेगा। दीवार के आले में कहीं दीवार में अगर जगह है थोड़ा बहुत तो वह जाकर वहां पे अपना घोंसला बना लेगा। और या तो आईने के पीछे बनाता है और या तो आईने के मतलब शीशा के पीछे कहीं शीशा है तो उसके पीछे वो अपना अंडा घोंसला बनाकर अंडे दे देगा। गौरैया कहीं भी बना सकता है। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और आप सब अच्छे से नोट करके क्या करिएगा एक से दो बार बढ़िया से रिवीजन मार लीजिएगा। और दूसरी चीज कल हम बात करेंगे कबूतर को लेकर और जो भी बचे हुए पक्षियां हैं उनके विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे और इसी तरीके से वन लाइनर करके हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से समझते हुए चलिएगा। ठीक है। तब तक के लिए चलिए फिर चलते हैं कल फिर मिलेंगे। आप लोग काफी पे नोट करते जाइए और एक से दो बार रिवीजन को मारते जाइएगा। ठीक है। सारी चीजें हम डिटेल में बताएंगे लेकिन आप लोग पहले करके और प्रैक्टिस यूथ कंपटीशन का बुक लेकर अच्छे से लग जाइए। ठीक है। जय हिंद जय भारत।